सकल बंजारा समाज मध्य प्रदेश आयोजित इस बंजारा आरक्षण बैठक के अवसर पर मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, हम बंजारों की पहचान जो पूरे देश में जिनके नाम से हम जाने जाते हैं, सद्गुरु सेवालाल महाराज, बाबा लकी शाह, रूप सिंह जी महाराज और सभी महानुभावों को मैं यहाँ विनम्र अभिवादन करता हूँ। और हमारे मित्र देवरा भाई साहब, कमलेश भाई साहब और उनके सभी साथी जो पिछले एक 4-5 महीने से, जब से महाराष्ट्र में बंजारा जनजाति आरक्षण की पहल चल रही है, आंदोलन चल रहा है, उसको देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए मध्य प्रदेश में अपने बंजारा समुदाय में इस जनजातीय आरक्षण को लेकर एक नई पहल जिन्होंने यहां शुरू की है, मैं आप सभीयों का यहां पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। अभी कुछ वक्ताओं ने यहां कहा कि पिछले कितने सालों से हम बंजारों पर अन्याय हुआ है। मुझे लगता है पिछले 150 सालों से, 1, 2 या 10 सालों से नहीं, तो पिछले 150 सालों से इस देश में, इस देश को हमने क्या क्या नहीं दिया और इस देश के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, ये अगर जानना है तो इतिहास में जाना पड़ेगा। वहां पे सब सच्चाई हमें देखने मिलेगी। मगर जिस देश के लिए हमने बहुत कुछ किया, उसी देश में पिछले 150 सालों से हम बंजारों पर अन्याय होता हुआ हम सहते आए हैं। आप समझ रहे होंगे कि देश को आजाद होकर तो 79 साल ही हो रहे हैं, और प्रोफेसर साहब आप ये 150 साल की बात कहां से ले आए? मुझे लगता है यहां पे अभय जी ने यहां पे एक बात रखी, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की। 1871 टीवी स्टीफन नाम के ब्रिटिश अफसर ने इस देश में सबसे पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ये लागू किया, और उसका धीरे धीरे पूरे देश में फैलाव होता गया। वो कानून धीरे धीरे पूरे देश पर हावी हो गया। वहां से लेकर तो आज तक की बात मैं कर रहा हूं। हम लोगों को लगता है कि ये देश आजाद हो गया, ये देश आजाद हुआ। इस देश के आजादी के साथ साथ सभी लोगों को आजादी मिलनी चाहिए थी, स्वतंत्रता के अधिकार मिलने चाहिए थे, संविधान के अधिकार मिलने चाहिए थे। मगर खेद की बात यह है कि हमें उस समय वो अधिकार नहीं मिले। उसके लिए हमें 5 साल कुछ महीने आजाद, कानूनन आजाद होने के लिए हमें राह देखनी पड़ी। कानूनन तो हम आजाद हो गए, मगर जिस देश में संविधान लागू हो गया, जनतंत्र लागू हो गया, और संविधान लागू होने के बाद इस देश के सभी नागरिकों को उनके हक और अधिकार मिलना चाहिए थे, जो उनके हकदार है वो आज तक हमें नहीं मिले हैं।
इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि पिछले 150 सालों से हम पर अंग्रेजों ने अन्याय अत्याचार किए, हमारा दमन किया, और उसके बाद ये स्वतंत्र देश में हम 80 साल हो गए हमें स्वतंत्रता मिलकर। 79 साल अभी पूरे हुए हैं, अभी 80 साल में हम आ गए हैं। 80 साल यानी 150 साल में हमारी, अगर हम वो उसकी काल गणना करें तो हमारी शायद 5 पीढ़ियां, हमारी 5 पीढ़ियां न्याय की गुहार लगाते लगाते पैदा हुई और मर गई, और उसकी आगे की पीढ़ियां, उसके आगे के वारस, हम आज वही पहल कर रहे हैं, वही बात देश के सामने, संविधान के सामने और जनतंत्र के सामने आज भी वही मांग को लेकर हम लोग खड़े हैं। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, भाषण तो बहुत बड़ा दिया जा सकता है। मैं कुछ मुद्दों पर यहां पे अपनी बात रखने वाला हूं, रखना चाहूंगा। मैं ये बात आपको कहूंगा कि हम लोग आदिवासी थे, आदिवासी है, और हम आदिवासी रहेंगे। ये मैं किसी भावना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। जो इस देश में जिस जिस रिपोर्ट, जिस जिस कानून और जिन जिन बातों के आधार पर ये संवैधानिक हक जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के अधिकार जिस आधार पर दिए गए, उन सभी आधारों पर मैं बात रखकर और उन सभी आधारों का यहां पे दाखिला देकर मैं बात करूंगा। मैं जिस भूमि से आता हूं, मुझे लगता है मैं जब बंजारा आदिवासी आरक्षण पर बात रखने वाला हूं, रखना चाह रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा आदिवासी क्या है और भारत में आदिवासी, ये जो जिसे अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, इसका एक इतिहास क्या है, इसमें मैं आप सभी को लेकर जाना चाहता हूं। मैं जिस महाराष्ट्र से आता हूं, जिस आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, वो आरक्षण की शुरुआत, जो आज देश के सामने आरक्षण का हक और अधिकार पूरा देश मांग रहा है, उस आरक्षण की शुरुआत करने वाले महाराष्ट्र के, जो आरक्षण के मैं निर्माता कहूंगा, उद्गाता कहूंगा, महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहूजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये 3 महानुभावों ने इस भारत देश में पिछड़े, दलित, आदिवासी, इन सभीयों के आरक्षण और उनके संवैधानिक हक अधिकार की बात सबसे पहले रखी है। आपको बता दूं, इस देश में जब 1882 को हंटर कमीशन आया था, उस हंटर कमीशन के सामने सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने आरक्षण की मांग की थी, जो आरक्षण शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमें मिलना चाहिए, जो इस देश में वंचित लोग हैं। ये सबसे पहले बात महात्मा ज्योतिबा फुले ने कही थी, और हंटर कमीशन, विलियम्स हंटर ने इस मांग के आधार पर इस देश में आरक्षण की नीति तैयार करने का काम किया था। उसके अगले पायदान पर मैं जब आता हूं, तो 1902 में महाराष्ट्र के ही करवीर संस्थान के महाराजा राजर्षि शाहू महाराज ने अपने संस्थान में सबसे पहले जो दलित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित घटक है, उनके लिए 50% आरक्षण लागू करके आरक्षण को वास्तविकता में लाने का काम किया है। और उसके आगे जाकर जब हम सोचते हैं, 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी में, वहां पर ऐसा ब्रिटिश लोगों ने वहां पे एक कानून लाया था, जहां पर गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू किया गया था। और उसके बाद 1932 डॉक्टर साहब ने जिसका जिक्र किया, उसके आगे का जो अंग्रेज यहां थे,
तो 1932 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पूना पैक्ट के तहत आरक्षण की पहल रखी थी, आरक्षण की जोर शोर से मांग की थी। उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। और उसके तहत 1933 को इस देश में आरक्षण की नीति तैयार की गई थी। और उसके अगले पायदान पर जब हम आते हैं तो स्वतंत्र भारत में संविधानिक जो आरक्षण है उसका बेस 1950 में संविधान के लागू होते समय किया गया था। एक मोटा मोटी ये आरक्षण का भारत में एक संक्षिप्त रूप से आरक्षण कैसे आया, ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि हम जिस आदिवासी आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिस जनजातीय आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, ये देश में ये जनजातीय या शेड्यूल ट्राइब या फिर ये बात कहां से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हम आदिवासी हैं ये कह रहे हैं तो हम किस बलबूते पर कह रहे हैं? सरकार को हम जब हम बात कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी थे और आदिवासी रहेंगे, आप कौन होते हो भाई हमें सर्टिफिकेट देने वाले? आदिवासी कोई ये कानूनी बात हो गई, जो शिक्षा, राजनीति, नौकरी, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेकर आदिवासी बताना। मगर हम तो पैदा ही से आदिवासी है, इसके लिए हमें सरकार से कोई सर्टिफिकेट लेने की नहीं जरूरत। वो हम आदिवासी है इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम आदिवासी है, वी आर दी ट्राइब्स, हम आदिवासी है, हमें आदिवासी का दर्जा जो पीछे दिया गया था, दिया हुआ है, और जहां जहां कहीं देने का रह गया है वहां पे हमें आदिवासी का दर्जा देना चाहिए और हम उसके हकदार हैं। ये बात हम पहल कर रहे हैं इस आंदोलन के जरिए। मैं यहाँ पे केवल बंजारा समाज, बंजारा समुदाय और वो आदिवासी आरक्षण और वो आदिवासी आरक्षण के हकदार कैसे हैं इतनी ही बात रखूंगा, मैं और कोई बात नहीं रखूंगा। मैं आपको बता दूं, आदिवासी जो है तो वो प्रकृति के तत्वों के अनुसार, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, मगर जो प्रकृति के तत्व अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्रकृति के साथ चलते हैं, वो आदिवासी की संकल्पना में आते हैं। जब भारत देश की बात हम करते हैं तो ये ट्राइब नाम का जो एक शब्द है, ये ट्राइब नाम का शब्द भारत में सबसे पहले 1793 और 1794 में ये सबसे पहले अंग्रेजों ने इस शब्द का उपयोग किया था। इस शब्द का उपयोग किस लिए किया था, क्यों किया था? जब यहाँ वो इस देश में आकर इस देश का सब ब्यौरा ले रहे थे, कौन लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से उनके रीति रिवाज है, उनकी विधि विधान क्या है, इन सभी बातों का ब्यौरा ले रहे थे। वो पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और वो जानकारी किस लिए इकट्ठा कर रहे थे, तो वो यहाँ पर एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कर रहे थे। मैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे की बात इसलिए कह रहा हूं, इसलिए उस पर जोर दे रहा हूं, यहाँ पर जिस किसी राज्य में जिस जनजाति को जाति या जनजाति का सर्टिफिकेट दिया गया है, नाम दिया गया है, वो केवल ऐसे ही नहीं दिया गया। उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका पिछला इतिहास क्या है, उसकी सब धरोहर क्या है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे है, इस सर्वे में क्या कहा गया है, उस आधार पर उन राज्यों में उनको वो दर्जा दिया गया है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। और जब 1827 आगे चलकर 1827 को इंपेरियल गैजेट जो बन रहे थे ब्रिटिश के द्वारा, उस गैजेट के तहत 1827 से लेकर, मैं बात कर रहा हूं कहां से, जो पहला गैजेट इस देश में ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, वहां से बात कर रहा हूं। 1827 का जो पहला इंपीरियल गैजेट बना,
उस गैजेट में ट्राइब वर्ड का यूज किया गया, उस संकल्पना को, उस शब्द को वहां पे लिया गया है और वहां से ये सब हमारे जनजाति या आधार की शुरुआत होती है। वहां पे हमें ट्राइब कहा गया है। और उसके आगे जाते हुए मैं कहूंगा कि इस देश में नहीं, किसी एक राज्य में नहीं, तो पूरी दुनिया में आदिवासियों को जिस नाम से जाना जाता है, कुछ जिक्र अभी डॉक्टर साहब ने यहां किए, प्रिमिटिव ट्राइब्स, एबोरिजिन ट्राइब्स, वॉन्डरिंग ट्राइब्स, हिल ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स, और उससे भी आगे जाकर एनिमिस्ट। मैं क्या बात कर रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। हम कोई एक आदिवासी नाम से नहीं, इस दुनिया में जितनी संकल्पना है, जितने आदिवासियों की संकल्पना है, उन सभीयों में, उन सभी नामों से इस देश में हम बंजारों का एम्पेरिकल गैजेट में हमारा डेटा समाहित है। हमें उन सभी नामों से यहाँ पर अंग्रेजों ने हमारा सर्वे कराया है और हमारा उल्लेख किया है। एम्पेरिकल गैजेट, एबोरिजिन ट्राइब, प्रिमिटिव ट्राइब्स, वॉन्डरिंग ट्राइब्स, हिल ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, और सबसे आगे जाकर एनिमिस्ट। आपको शायद पता ना हो एनिमिस्ट क्या होता है। एनिमिस्ट वो होता है जो प्रकृति के तत्वों पर चलता है, प्रकृति के तत्वों को मानता है, प्रकृति के सानिध्य में रहता है, और वो सही मायने से जंगल में रहता है, जंगली है, उसको एनिमिस्ट कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों के जानकारी के लिए, इस देश का 1931 का जो पूरे देश का सेंसस हुआ था, नेशनल सेंसस, उसमें इसी मध्य प्रदेश का अगर 1921 का अगर सेंसस आप देखते हो, तो आपका जो सर्वे हुआ है वो बंजारा ट्राइब नाम से हुआ है और एनिमिस्ट नाम से हुआ है, जनजाति सर्वे। मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई आपके लिए, सरकार को देने के लिए, मुझे लगता है दुनिया में इससे बड़ी कोई रेफरेंस ही नहीं है। ये सभी जो आदिवासी के नाम है, इन सभी नामों से इस देश में बंजारे जाने जाते हैं। ये बात हम कभी ना भूले। इसी आधार पर हम कहते हैं हम आदिवासी थे, आदिवासी है और आदिवासी रहेंगे। दूसरी ये बात, जो इस देश का एक लिंग्विस्टिक सर्वे, मैं आपको सर्वे की बात बता रहा था, मैं आपको सभी सर्वे का रिपोर्ट हम आपको दे देंगे देवराज भाई। ये सभी सर्वे किसी एक जिले का, एक तालुके का या किसी एक राज्य का नहीं हुआ है भाई। जब ब्रिटिश इंडिया के समय पूरा देश पेशावर से लेकर सिलोन तक, जो आज हमें श्रीलंका जिसे कहते हैं, आपके ब्रह्मदेश म्यांमार तक, जो पूरा भारत देश, जो विभाजन के पहले का भारत देश है, ये पूरे भारत देश का वो सर्वे है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जो लिंग्विस्टिक सर्वे है। इन सभी सर्वे में हमारे बारे में, बंजारों के बारे में, हमें आदिवासी के तहत ही हमारा सर्वे कराया गया है। और आपको एक बात बता दूं सर, आप हैदराबाद से आते हो, ये देश के 2 ही सेंसस है। मैं ये बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ। जिस आधार पर हम महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है हम लड़ाई के बहुत आखिरी पायदान तक पहुंच गए हैं। मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि जो सरकार को हमने जो निवेदन दिया है, उस निवेदन लिखने का काम करने वाली जो 5-7 लोगों की टीम है, उस टीम में मैंने काम किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और जब हम महाराष्ट्र के आरक्षण की बात हम रख रहे थे, तो केवल हम महाराष्ट्र के बंजारा आरक्षण की बात नहीं, हम उसका अभ्यास नहीं, चिंतन नहीं कर रहे थे, तो पूरे देश के बंजारों के आरक्षण की
और पूरे देश के बंजारों की क्या स्थिति थी और क्या क्या उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसका पूरा ब्यौरा हम ले रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। मैं बात ये कह रहा था सर, जब आपका हैदराबाद सेंसस और हैदराबाद गैजेट एक नहीं दो नहीं पूरे, जिसमें एक लिंग्विस्टिक ट्राइबल लिंग्विस्टिक सर्वे है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ट्राइबल लिंग्विस्टिक सर्वे, उस सर्वे में उस सेंसस में आदिवासी भाषा का सर्वे किया गया है। और मुझे लगता है सर, एनिमिस्ट लैंग्वेज इस देश की इंडिजीनियस लैंग्वेज कौन सी है, तो उसमें गोंड और लंबाड़ियों का लैंग्वेज सेंसस हुआ है। और दूसरी बात आप मध्य प्रदेश वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, 1931 का सेंसस जो हुआ है वो निकाल कर देख लो, सभी पीडीएफ अभी नेट पर अवेलेबल है, वो कोई कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। और इसी मध्य प्रदेश में दैट टाइम सीपी एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविजंस एंड बेरार, उस सेंसस में आदिवासी भाषा का सेंसस हुआ है, आदिवासी भाषा का सर्वे हुआ है। और उसमें भी भीलों के साथ साथ बंजारा भाषा को ट्राइबल भाषा के तौर पर उसका सेंसस हुआ है। बंजारा भाषा ट्राइबल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी पीढ़ियां पूरी अंधकार में चली गई, जो कभी स्कूल गई ही नहीं। हमें इतने दिनों के बाद आज ये हमारे हक अधिकारों की मांग क्यों करनी पड़ रही है? हमारे कोई पुरखे स्कूल नहीं गए थे, हमारे किसी पुरखे ने ये नहीं पढ़ा था कि अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे बारे में क्या कहा गया है, और इस देश में हमारे साथ साथ क्या धोखा हुआ है, ये हमारे किसी पुरखों को मालूम नहीं था। आजादी के साथ हमारे तांडों तक यहाँ शिक्षा पहुंची और शिक्षित होकर आज हमारी पीढ़ी ये ढूंढ रही है कि हम कहाँ हैं इस देश में। हम कहते हैं कि इस देश के लिए तो हमने अपनी सब आन बान शान कुर्बान कर दिया, फिर इस देश में हम कहाँ हैं, ये जब ढूंढ रहे हैं तो ये सभी बातें आज बाहर निकल रही है दोस्तों। और ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको ये लड़ाई आखिरी तक लड़नी है। और आज हमें पता चल रहा है कि इस देश में, जिसे हम कहते हैं भारत माता, ये देश मेरा है और ये देश के लिए हम सब कुर्बान करने को तैयार है, तो ये देश ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, जब ये देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैं बात ये कह रहा हूँ, यहाँ के सभी बहुत बातें हैं जो आधे घंटे में या एक घंटे में कोई भी विद्वान यहाँ रख नहीं पाएगा। मैं कुछ अंश जो आपके सामने रखते जा रहा हूँ। मैं सभी सर्वों की बात कर रहा हूँ, यहाँ सभी उनके रेफरेंस, उनके नाम है मेरे पास। मगर आप पेशावर से लेकर तो पूरे देश का अगर सर्वे देखेंगे तो आप वहाँ पर खुद को, अपने आप को आदिवासी ही पाओगे, ये बात ध्यान में रख लो। उसके आगे जाकर मैं बात कहूँगा, हमें आदिवासी का दर्जा, तो यहाँ पे जितने कमीशन आए, जितनी कमेटियाँ बनी है, ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई कमीशन नहीं है कि जिन्होंने ये नहीं कहा कि बंजारे आदिवासी नहीं है, बंजारे आदिवासी ही है। 1919 की जहां से हमारे संविधान का प्रारूप जहां से शुरू होता है अंग्रेजों के काल से, वहां पे अगर देखा जाए आपको तो DC1 और DC2, ये जो आज हम जो कहते हैं ना शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, ये जो आज कास्ट एंड ट्राइब का बात होता है, वहां पे DC1 DC2 होता था 1919 में। वहां पे डिप्रेस्ड क्लास नाम से जो दबे हुए, कुचले हुए, जो उपेक्षित है, उनको DC1 DC2 में डाला गया था। उसके आगे चलते बहुत सारी बातें आगे होते होते जब हम बात करते हैं तो बात यह है कि आपको तो एक लड़ाई में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, आपको बार बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाइयों। हम सबको मिलकर लड़नी है। हम यहाँ क्यों आए हैं मध्य प्रदेश में? बंजारों की लड़ाई केवल महाराष्ट्र की लड़ाई नहीं है, बंजारों की लड़ाई केवल आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना की लड़ाई नहीं है। बंजारों की लड़ाई पूरे देश में एक ही मांग की लड़ाई है। और हम किस आधार पर, और हमारे पास जो बातें हैं उस आधार पर हमें एक देश में एक पहचान
जिस समाज की भाषा एक हो, जिस समाज की संस्कृति एक हो, जिस समाज की सभी परंपराएं एक हो, वो समाज एक देश में एक ही पहचान से पहचाना जाना चाहिए और एक ही सूची में या एक ही वर्ग में वो आना चाहिए। इसके लिए हमें ये लड़ाई आगे लेके जानी है। मैं ये बात बता दूं, मैं आगे जाके आता हूं कि बहुत सारी बातें हैं। हम 1900 अभी डॉक्टर साहब ने बात रखी कि जब इस देश के सूचियां बन रही थी, आप कहोगे कि प्रोफेसर साहब आप तो बता रहे हो कि हम आदिवासी थे, आदिवासी है, हमारा सब ये है, फिर हमें उन सूचियों में क्यों डाला नहीं गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम, डॉक्टर साहब आपने बात बताई, हम क्रिमिनल ट्राइब थे, हम नहीं। इस देश के 198 तकरीबन 200 जनजातियां इस देश में क्रिमिनल ट्राइब थी, जन्मजात जो अपराधी कानून है उसके तहत थी। मगर आपको बता दूं, वो भी हम जब ढूंढने निकले थे दिगंबर साहब, हमने कई विद्वानों से, भारत के हमारे ही बंजारों के विद्वानों से हमने ये पहल की बात कि ये क्वेश्चन हमें आज तक जिसका आंसर नहीं मिला है कि जब इस देश में सूचियां बन रही थी भाई, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जब हम देखते हैं 1950 की, उससे पहले क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई और उसी समय पूरे देश के राज्यों से एक लिस्ट मंगाई गई। उसका पूरा ड्राफ्टिंग का पूरा किताब मानो खजाना मिला है मुझे। जब पहला लेटर निकला लॉ मिनिस्ट्री से, जब लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, और वहां से सभी राज्यों के लिए एक पत्र निकला है कि आपके राज्य में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के तहत आते हैं, उन सभी जनजातियों की सूची हमें केंद्र को भेजे। और 1949 में यह प्रक्रिया चल रही थी। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, सभी राज्यों की लिस्ट मेरे पास है, पूरे देश की, ना महाराष्ट्र के एक राज्य की, पूरे देश की बता रहा हूं मैं। उन पूरे राज्यों से लिस्ट वहां भेजी गई। अब मैं आपके मध्य प्रदेश पे आता हूं। दैट टाइम सीपी एंड बेरार, आज का वर्तमान में आपका मध्य प्रदेश, उस समय का सीपी एंड बेरार, और शायद आप में से किसी को पता हो विंध्य प्रदेश जो दो राजघरानों से बना हुआ एक स्टेट था, सिंधिया और होलकर। इन दो राजघरानों का जो जहां पर उनका क्या कहते हैं, उनकी राज सत्ता थी, उसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। जैसे हमारे साउथ में निजाम स्टेट को दिया गया था, हैदराबाद स्टेट। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास वो लिस्ट है, इसमें उसकी तारीख भी आपको बताता हूं। कितने बड़े खेल हमारे साथ खेले गए हैं। इस देश के जितने भी राज्यों से लिस्टें गई है, तो बात यह है, मैं आपको बताने जा रहा था कि इसी मध्य प्रदेश में जो आप लोग एक बंजारा आदिवासी आरक्षण की मांग को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, अभी एक आंदोलन खड़ा करने का एक बहुत बड़ा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं मैं, तो मैंने आपको बताया था, डॉक्टर साहब ने जिसका जिक्र किया, एक राज्य से जब केंद्र से कोई पत्र आता है और लिस्ट मंगवाने की बात कही जाती है, तो मुझे लगता है एक राज्य से एक बार लिस्ट जानी चाहिए, जैसे बाकी राज्यों से एक ही बार लिस्ट गई है। मगर आपको बता दूं, सीपी एंड बेरार इस राज्य से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यहां से लिस्टें भेजी गई। और कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया गया, उसका एक
एक माजरा आपके सामने रखता हूं। आपको बता दूं, पहला CPN बेड़ा लेटर, पहली लिस्ट, और वो तीनों लेटर एक ही सेक्रेटरी ने भेजे हैं। वही बताता हूं, कोई सेक्रेटरी नहीं बदला है, वही सेक्रेटरी है और उसी के साइन से, उसी के हस्ताक्षर से तीनों लेटर गए हैं। और कितनी शर्म की बात है, वो तीसरे लेटर में वो आदमी कहता है कि बाय मिस्टेकनली, गलती से एक जाति का नाम हमने उसमें सम्मिलित कर दिया था, जिसको हमने निकाल दिया है। 2 बार गलती कैसे हो सकती है भाई आपसे? वो लेटर गया था, पहला लेटर गया था भाइयों 6 जनवरी 1950 को, जिसके तहत आपकी बंजारा जनजाति जो है वो चौथे नंबर पर, जिसका यहां पर जिक्र किया गया है, लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द सेंट्रल प्रोविजंस एंड बैराक, जिसमें पहला नाम आता है अगरिया, दूसरा आता है आंध, तीसरा आता है बैगा और चौथा आता है बंजारा, मथुरा, बंजारी, वंजारी, लभाना। इतना स्पष्ट उल्लेख है। और इसके बाद में दूसरी लिस्ट जाती है, वो लिस्ट जाती है कब? वो 10 जनवरी को जाती है। कितना बड़ा चालाकी हो रही है देखो। 10 जनवरी 1950 भाई पहला लिस्ट गया, 6 जनवरी 1950 दूसरा गया है 10 जनवरी 1950, और उसी भी लिस्ट में सेम चौथे पायदान पर आप लोग हो। और तीसरा लिस्ट जाता है 11 जनवरी को, और जिसमें 11 जनवरी बंजारा को निकाला जाता है। 11 जनवरी जिसमें बाकी है जिसमें बंजारा निकाला पूरे जाता है। वैसे के वैसे रहते। मुझे कहना ये है जीवन भाई कि केवल बंजारा ही क्रिमिनल ट्राइब है क्या? मैं बात ये कर रहा था दिगंबर साहब, हमने बहुत विद्वानों से पूछा कि भाई हमें उस समय उन सूचियों से, उन लिस्टों में से हमें ड्रॉप आउट क्यों किया गया, क्यों निकाला गया, निष्कासित क्यों किया गया? तो कुछ हमारे ही विद्वान कहते हैं कि हम क्रिमिनल ट्राइब थे, हम आजाद नहीं हुए थे। उनको मेरा ये सवाल है, अगर 1950 को आप क्रिमिनल ट्राइब थे तो इन्होंने तो 4 ही नाम आपको बताए साहब। मैंने आपको 200 नाम जो बताए थे उसमें से आप ढूंढ लो, पूरे देश में 48 जाति और जनजातियां हैं, 48 जिनको 1950 की सूचियों में, लिस्ट में वहां लिया गया। और 1950 में जो फाइनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हुई, उन सब जातियों को वहां पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, जिसमें हम बंजारे भी शामिल हैं। हम कहां से शामिल हैं? हम जो मद्रास प्रेसिडेंसी है साहब, ये बहुत मजे की बात है। हमें आरक्षण, मैं आपको बता दूं, आंध्रा और कर्नाटक के लोगों को लिए, आंध्रा, कर्नाटक और तेलंगाना, आपको जो रिजर्वेशन मिला है ना साहब, वो आपके वहां से लिस्ट नहीं गई है। तो कितनी मजे की बात है, लिस्ट गई थी मद्रास से। लंबाड़ी और सुगाली एक ही लिस्ट में, एक ही जाति को 2 नाम से इंक्लूड किया गया है। ये भी बड़ी मजे की बात है। लंबाड़ी और सुगाली बंजारों के अल्टरनेटिव नाम्स है। 41 नंबर पर सुगाली आते हैं और 11 नंबर पर वहां पे लंबाड़ी आते हैं, और दोनों को आदिवासी की सूची में वहां लिया गया। और मुझे लगता है साहब 4 जिलों में उनको सबसे पहले 1950 के ऑर्डर जब निकली, वहां 4 जिलों के लिए आदिवासी आरक्षण का प्रावधान मिला। लिस्ट कहां से गई? मद्रास से। जो आज तमिलनाडु के लोग हमारे जैसे ही लड़ रहे हैं, लिस्ट गई मद्रास प्रोविंस से। रिजर्वेशन मिला, जो आज आंध्रा में 4 जिले हैं, उन 4 जिलों को। और उसके आधार पर आगे जाकर जब 1956 को जो भाषा के आधार पर प्रांत रचना हुई, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, फाजल अली कमीशन
उसके भाषा के आधार पर जो सीपी एंड बेरार का विभाजन हुआ, जो हैदराबाद स्टेट का विभाजन हुआ, हर किसी स्टेट का विभाजन हुआ भाषा के आधार पर। और जब जाकर हैदराबाद स्टेट से विभाजित होकर तेलंगाना वाले जुड़े कहां? आंध्रा से मिले और तेलुगु भाषी करके पूरा आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य अस्तित्व में आया। और वो भाषिक आंदोलन के लिए मुझे लगता है सबसे पहला जो आमरण उपोषण में शहीद हुए वो आपके तेलंगाना के ही थे, उनका नाम मुझे याद नहीं। मैं कितनी मजे की बात है। अब आरक्षण उनको मिला। हम आज तो दावे के साथ कहते हैं जो अमेंडमेंट एक्ट 1976, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956, इनके तहत हम मराठवाड़ा के लोगों को आरक्षण एसटी का किसी का बाप नहीं रोक सकता। उसका कारण ये है सर, वी आर दी पीपल ऑफ दी हैदराबाद स्टेट। हम कहीं गए नहीं, हम कहीं से आए नहीं, हम जहां थे वही है। अगर आज उन लोगों को इसी संविधान के आधार पर, इसी अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर उनको एसटी का रिजर्वेशन मिला है तो हम भी हकदार हैं। क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो फाजल अली कमीशन है, उन्होंने ये कहा था जिस क्षेत्र से जिन लोगों को विभाजित कर भाषा के आधार पर दूसरी जगह सम्मिलित किया जा रहा है, उनके पूर्वलक्षी जो अधिकार है उनको कोई बाधाएं ना आनी चाहिए। ये कर रहा हूं कि ये हमारी पूरी जो, और मैं बात जिस अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूं, जो महाराष्ट्र से एसटी रिजर्वेशन के लिए वसंतराव नाइक साहब ने वहां पर जो प्रस्ताव भेजा था, उसी प्रस्ताव के आधार पर इंदिरा जी ने 1976 का अमेंडमेंट एक्ट पास किया है। और जो अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो तो अभी पहाड़ी, मैंने जो कहा ना, हिल ट्राइब्स, देहात पहाड़ियों में रहने वाली जो जनजातियां, उनको अभी तो सभी ब्राह्मण भी हमारे ट्राइब में आ गए भाई, कोई भी आ रहा है। अरे हम तो मूल निवासी है, हम मूल हकदार है। बात ये कर रहा था कि इन्होंने कहा कि उसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत अभी 2022 में मोदी गवर्नमेंट ने केवल ब्राह्मणों को नहीं भाई, बहुत सारे लोगों को लाया है। आज तक मोदी गवर्नमेंट के अंदर 110 जनजातियों को आदिवासी आरक्षण का फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। ये बात ध्यान में ले लो। और वो अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता था कि जो एक जाति है, एक ही पहचान है, एक ही है, तो उसको पूरे देश में जो क्षेत्र बंधन है, रिस्ट्रिक्शन, एरिया रिस्ट्रिक्शन जिसे कहते हैं, वो एरिया रिस्ट्रिक्शन उठा दो और उन सभीयों को एक इसमें लाओ। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी चालाकी और राजनीति हुई है। तो उन्होंने, केंद्र ने क्या कहा, राज्यों को अधिकार दे दिया। ये आपका जो अधिकार है ना भाई, हम केंद्र वाले नहीं लेंगे। अब राज्य जो है ना, तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आप ये क्षेत्र बंधन जो है, जो एरिया रिस्ट्रिक्शन है, वो उठा दो। अरे एरिया रिस्ट्रिक्शन उठा दो, तो ये एरिया रिस्ट्रिक्शन उठने की वजह से तेलंगाना वालों को सबसे पहले आंध्र प्रदेश में वहां पर उनको आरक्षण मिला। बात वही है, बात वही, हमें आरक्षण जो मिलने वाला है केवल महाराष्ट्र के लोगों को नहीं। हम ये देखो, जिम्मेवारी सबकी है। जिनको हक अधिकार चाहिए, जिसको संवैधानिक न्याय चाहिए, जिसको आरक्षण चाहिए, उसको रास्ते पर उतरना पड़ेगा, उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ पे कोई आपके घर पर आकर देने वाला नहीं है। मैं वो बात बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके राज्य से 3 बार सूची जाती है, वहां पे आपके साथ धोखाधड़ी होती है। मैं तीसरी बात बता रहा था, दूसरी धोखाधड़ी कैसे होती है। दूसरी धोखाधड़ी ये हुई है, एक ही राज्य से, मुझे लगता है ग्वालियर, उस समय का ग्वालियर जो कैपिटल था, हाँ, तो उसमें आपको शेड्यूल कास्ट की सूची में दाखिल किया गया है। ये सूची कितनी मजे की बात है। एक ही राज्य के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही संस्कृति के, भाषा के, सभी पहचान के लोग हैं। एक ही राज्य में एक लेटर जाता है तो उनको शेड्यूल कास्ट में सम्मिलित किया जाता है और दूसरे लेटर में शेड्यूल ट्राइब के इसमें सम्मिलित किया जाता है। बात ये सोचने जैसी है
कि जब हमें वहां से हटाया जा रहा था क्रिमिनल ट्राइब के बेस पर, तो ये 48 जातियों को आपने जो सम्मिलित किया, क्या है भाई? बात दूसरी में आगे, मैं जितने मुझे अभी क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी हो, उसके बाद का कालेलकर कमीशन हो, उसके बाद के जितने आयोग कमीशन हुए हैं, सभी आयोग कमीशन, सभी के यहाँ पे मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, सभी आयोगों ने ये कहा है, ये सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी है कि इन लोगों को इनके हक अधिकार से वंचित ना करे और इनके मूल अधिकार जो है ये इनको दे। कालेलकर कमीशन जो फर्स्ट बैकवर्ड कास्ट कमीशन जिसे कहा गया, वो कमीशन ने भी कहा है, अंत्रोलीकर कमेटी ने भी कहा है, और सभी कमेटियों ने कहा है कि ये लोग आदिवासी है और इनको आदिवासी को दर्जा इनको मिलना चाहिए। इसी आधार पर हर राज्य से ये मांग की जा रही है। मैं बता दूं आपको, जैसे बिहार में हम आदिवासी में 1950 के ऑर्डर में आ गए, उड़ीसा में हम आदिवासी के ऑर्डर में आए हैं, मेरे पास फाइनल ड्राफ्ट है उसका। बात यह है कि एक ही जनजाति है, एक ही देश में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सूचियों में या अलग अलग कैटेगरी में डालकर ये क्या खेल खेला जा रहा है। आपको बता दूं, ये खेल इसलिए खेला जा रहा है, आप अगर उस समय के सेंसस की अगर रिपोर्ट देखोगे ना, तो बंजारों की आबादी कितनी थी उस समय, आपको बता दूं, कुछ मोटा मोटी तौर पे आपको बता देता हूं सर। जो कास्ट सेंसस हुआ और जिसमें लैंग्वेज सेंसस हुआ, यहाँ पे मध्य प्रदेश सीपी एंड बेरार का रिकॉर्ड है, दैट टाइम उस समय 1,75,000 बंजारा भाषा बोलने वाले लोग थे। और आपके हैदराबाद स्टेट में सर 2,30,000 बंजारा भाषा बोलने वाले लोग थे। कर्नाटक में 2 लाख भाषा बोलने वाले लोग थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो राज करने वाली कौम होती है ना, वो कितनी चालाक होती है। उनको हम लोग आज चिल्ला रहे हैं कि हम पूरे देश में 14 करोड़ है, ये देश में सबसे ज्यादा आबादी वाली एक ही जाति है, वो बंजारा है। ये आज आप चिल्ला रहे हो भाई। ये लोग उस समय जान गए थे कि एक एक राज्य में ये 2-2, 2.5, 3-3 लाख लोग हैं। अगर ये लोग गलती से भी एक सूची में आ गए तो ये किसी के कहने की बात नहीं, ये किसके बाप बनने वाले हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है, 14 करोड़ आबादी वाला तुम्हारा हमारा समाज, अपना समाज जो हम चिल्ला रहे हैं, इस 14 करोड़ आबादी के इस समाज का, इस देश, अभी कहा कि इस देश की पार्लियामेंट हमारे लखीशा बंजारा के टांडे पर, रायसीना टांडे पर बनी है, उसको रायसीना हिल कहते हैं। और उस रायसीना हिल पर बने पार्लियामेंट में तुम्हारे हमारे 14 करोड़ लोगों का एक प्रतिनिधि है। कितनी सोचनीय बात है। ये बात वो लोगों ने वहां समझ ली थी, ये बात वो लोगों ने वहां समझ ली थी 150 साल पहले, हमें आज तक समझ नहीं आई। और हमारे लोग कहते हैं, हम तो 25 साल से काम कर रहे हैं भाई, हमारे लोग कहते हैं बंजारे कभी एक जगह नहीं आ सकते। मैंने तो बहुत जगह सुना, आपने भी सुना होगा। हमारे ही लोग कहते हैं बंजारे कभी एक नहीं हो सकते। तुम जब तक एक नहीं हो सकते तब तक आप ऐसे ही कुचले जाओगे, ऐसे ही दबा दिए जाओगे, तब तक आपको आपके हक अधिकारों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। ये भी बात समझनी होगी। मैं बात ये कर रहा हूं, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर मान लो हमारा पार्लियामेंट में कोई प्रतिनिधि नहीं है, न्याय की लड़ाई केवल संसद में नहीं लड़ी जाती, न्याय की लड़ाई सड़कों से भी लड़ी जाती है। ये भी बात हमने भूलनी नहीं चाहिए। हमने देखा है जहां 1 से 2 करोड़ मराठा हमारे भाई रास्ते पर आ गए तो सरकार घुटनों के बल कैसे आती है। और सोच लो, वो एक स्टेट को
बंद कर सकते हैं। हम बंजारे इस देश के 27 राज्यों में हैं और अगर हम ठान ले, और सर हमको ठानना होगा क्योंकि आप भी खतरे के घेरे में मंडरा रहे हो। आपको लग रहा होगा कि भाई हमें तो आदिवासी मिल गया है, आंध्रा और तेलंगाना वाले आज क्या चल रहा है वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे, और वही बात हमारे संदेश भाई बताएंगे। अभी वो कर्नाटक जाकर आए हैं, वहां पे जो शेड्यूल कास्ट में हमारे भाई है उनका भी क्या मसला चल रहा है। देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर अपनी धरोहर बचानी है, अपनी आजादी बचानी है, अपने हक अधिकार को अगर पाना है तो देश के पूरे बंजारों को एक होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। और सोच लो, अगर सोच लो कभी रास्ते पर उतरकर लड़ाई लड़ने की बात आ गई और पूरा बंजारा समाज, देश का बंजारा समाज अगर रास्ते पे अगर हो उतरा, खड़ा हो गया, तो मुझे लगता है अरे तू तो जहां राज कर रहा है वो संसद भवन की जगह भी हमारी है, और वहां पे कभी भी हम अपना हक अधिकार जताने कभी भी हमारा मोर्चा वहां पर लेकर आ सकते हैं। और जिस दिन हमारा मोर्चा वहां जाएगा तो देख लो क्या माजरा होगा और कौन हमें हमारे हक अधिकार से हमें वंचित करेगा। ये बात ठान लो, ये लड़ाई केवल महाराष्ट्र की नहीं है, ये लड़ाई केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई केवल आंध्र तेलंगाना की लड़ाई नहीं है, ये तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के बंजारों की हक की लड़ाई है जो हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और हमें ये लड़ना है। अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़े तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कतई माफ नहीं करेगी। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। हमारे पुरखे जिन्होंने हमारे लिए हमारा सब कुछ निछावर कर दिया और हमें यहाँ तक ला छोड़ा है, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हमारे आने वाली आगे की सभी पीढ़ियों के लिए हमें इकट्ठा होकर, पूरे देश के बंजारों को इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी है। और ये लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारा खजाना अभी हमारे पास है, और ये लड़ाई हम लड़े बिना छोड़ने वाले नहीं है। यही तय कर लो कि राजपाट कोई दान न देवे, जो लेवे निज बल से लेवे, जिसमें हिम्मत होती है। आप तो देख रहे हो आज की कीमत क्या है, आपकी वोट। आज की सबसे नोट से ज्यादा कीमती क्या है, वोट है। और आपके पास पूरे देश में कोई हमारी सेंसस ना करे, वो जातिगत जनगणना में हमारी जाति ना भी डाले, हमारी जाति इतनी मजबूत है, पूरे 14 करोड़ अगर एक जगह आ गए ना भाई, 29 को आपकी माँ की छठी का दूध हम बंजारे आपको याद करा के रहेंगे। हम रास्ते पर उतर पड़े हैं, न्याय की लड़ाई लड़ने उतर पड़े हैं, और हम हाथ में हाथ लेकर पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। यही पहल हमें लेके जानी है। और ये मुझे विश्वास है, जैसे मैंने कहा हम आदिवासी थे, आदिवासी है और आदिवासी रहेंगे, वैसे मैं ये कहता हूं कि संवैधानिक अधिकार हमारा, ये संवैधानिक हक अधिकार हम लेके रहेंगे और आपके इस संसद से ही लेके रहेंगे। ये बात आपके सामने रखता हूं मुझे, और आपको इस लड़ाई के लिए हम सब लोग आपके साथ हैं और सभी लोगों को ये लड़ाई साथ में लड़नी है। मैं कहूंगा जय सेवालाल, जय सेवालाल, जय रूप सिंह महाराज, जय रूप सिंह महाराज, जय लखीसा, जय लखीसा, जय बंजारा, जय बंजारा। धन्यवाद।